देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज़्यादा गाली दी गई है। तो देखिए, जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है भारत में और पूरे विश्व में, वो परेशान हो चुके हैं नरेंद्र मोदी से। उन्होंने अपना सारा कोशिश किया था कि किसी तरह से इनको हटाया जाए, लेकिन वो दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि हटने के बजाय और पॉपुलर ही होते जा रहे हैं। तो जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, चाहे राहुल गांधी हो या उनका जो लेफ़्ट मीडिया हो या एनजीओ हो या बॉलीवुड के कुछ कलाकार हो, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो उनके पीछे पड़ा रहता है। देखिए, गवर्नमेंट तो पहले भी आए, बीजेपी के गवर्नमेंट आए या दूसरे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी आए देश में, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन लेफ़्ट इकोसिस्टम में पहले कभी नहीं देखा गया जो इन 10 सालों में देखा गया है। और ख़ास तौर पे 2019 के बाद जो उनमें फ्रस्ट्रेशन देखा गया है वो पहले कभी नहीं देखा गया। इसका मेन कारण यह है कि ये जो सरकार है वो डेवलपमेंट और दूसरे कामों के अलावा जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। अब डायरेक्ट तो वो बोल नहीं सकते हैं, तो वो दूसरे तरीके से हमला करते हैं। कभी कहते हैं डिक्टेटरशिप है, कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ना डेवलपमेंट पे बात करने के लिए उनके पास मुद्दा है, ना भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए उनके पास मुद्दा है, ना उनके पास गवर्नेंस पे बात करने के लिए मुद्दा है। तो ये एक नया नैरेटिव लेके आते हैं, और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है ये एक दिन में नहीं किया जाता है। इसके पीछे कई सारी मीटिंग होती है। उनका जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें विदेशी लोग भी रहते हैं, तो ये सब मीटिंग करके और एक योजनाबद्ध तरीके से ये लोग तय करते हैं कि कौन सा नैरेटिव उनके विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध चलाया जाए। देखिए, जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है वो देश में क्या करती थी, जो पहले गवर्नमेंट बनती थी कांग्रेस का, तो उसके साथ जो लेफ़्ट होता था उसका काम सिर्फ यही होता था, और वो कोई और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में नहीं लेते थे। वो गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट लेते थे, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वो डिपार्टमेंट लेते थे। जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है उनका फोकस इस बात पे रहता था कि जो देश के लोग हैं वो अपने संस्कृति पे, अपने राष्ट्र पे उनको गर्व महसूस ना हो। उनका इस बात पे ध्यान रहता था कि लोग अब कभी भी अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक ना बने। अगर वो जागरूक बनेंगे तो जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है वो धराशायी होने लगेगा। यह उनका जो डर था, इसके चलते वो हमेशा एजुकेशन मिनिस्ट्री में रहते थे, या तो लेफ़्ट रहते थे डायरेक्ट, नहीं तो जो लेफ़्ट मानसिकता के जो लोग रहते थे वो हमेशा इस डिपार्टमेंट को संचालन करते थे। लेकिन पिछले 10 साल से इस गवर्नमेंट ने एक जोर दिया है लोगों पर कि वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने विरासत के प्रति, अपने पूर्वज के प्रति गर्व का अनुभव करें। जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है, जो ब्रिटिश और कम्युनिस्टों ने इतिहास लिखा है, वह इतिहास गलत है। लोग अब जागरूक हो गए हैं कि हम कौन हैं। अपने होने पे लोगों का गर्व अनुभव हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है वो कमज़ोर होते जा रहा है। पहले देश में कितना नक्सल हमला होता था। नक्सलों ने तो एक कॉरिडोर बनाने का कोशिश किया था, बंगाल से लेकर के छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश तक। और अब जो लेफ़्ट का उनका जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्से में सिमट के रह गया है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें, और जब नक्सलवादी हमारे सैनिकों पे हमला करते थे तो जेएनयू में बैठे लेफ़्ट के छात्र उसका खुशी मनाते थे। लेकिन अब ये जो हमला है लेफ़्ट का, क्योंकि लेफ़्ट अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है, माओवादी लोग अब उसमें जुड़ नहीं रहे हैं, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, ये डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं इस बात पे, तो वो गाली देते हैं और बोलते हैं कि तानाशाही चल रही है देश में, संविधान हटाएंगे। अब संविधान के साथ कांग्रेस ने क्या किया है वो भी हम बताएंगे आपको। और दूसरा बात यह है कि एक सशक्त भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक आत्मसम्मानित भारत कई लोगों के लिए इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और उन कई लोगों में से है पाकिस्तान, चाइना और वेस्ट के कंट्रीज़, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत सशक्त बने इकोनॉमिकली तौर पे। क्योंकि अगर भारत सशक्त बन गया तो भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत का कल्चर है, ये पूरे विश्व में छा जाने वाला है।
कि भारत का जो सबसे कीमती पूंजी है जो भारत के पास है वो है भारत का कल्चर। तो ये जो इनसिक्योरिटी है वेस्ट में और लेफ़्ट लिबरल के लोगों में, इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी वापस नहीं आए। एक लेफ़्ट इकोसिस्टम का एक पत्रकार है, उनके काफ़ी चहेते पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि हमें मोदी माइनस बीजेपी एक्सेप्ट है, लेकिन मोदी एक्सेप्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी से कितना नफ़रत करते हैं और मोदी इनके लिए कितना इनसिक्योरिटी पैदा करता है। आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे कि राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। जो उनका भाषा का मर्यादा है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि तू तड़ाके से बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री को। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? ये इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है कि जो उनका इकोसिस्टम है वो धराशायी होते जा रहा है। अब जो उनके विचारधारा पे चलने वाले जो लोग बचे हैं देश में, वो इतने नहीं बचे हैं कि वो उनको कभी भी पावर में ला सकते हैं। इसीलिए वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं और हिंदू में ही वो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, वो डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, ताकि लोग एकजुट हिंदू जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है और लेफ़्ट के लिए खतरा है। क्योंकि हिंदू अगर एकजुट रहेगा तो कांग्रेस और लेफ़्ट के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा देश में। तो इसीलिए वो लोग जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो हमेशा वो करते रहते हैं इक्वलिटी, वो अब डिविसिव पे आ गए हैं। और जो लेफ़्ट इकोसिस्टम और वेस्ट फिलोसॉफी के लोगों का जो इक्वलिटी का जो फिलोसॉफी है, वो इक्वलिटी यह है कि जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं वही चीज़ अगर आप बिलीव करें तब हम इक्वल हैं। जैसा कपड़ा हम पहनते हैं वैसा ही कपड़ा आपको पहनना है, तब हम इक्वल है। जैसा वेशभूषा हमारा है वैसा ही वेशभूषा आपको रखना है, तब हम इक्वल है। ये इक्वलिटी का डेफिनीशन है यूरोपियन का, वेस्ट का। लेकिन ये जो हमारा संसार है या पृथ्वी है, ये तो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। ये तो प्रकृति का गुण ही है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों में नहीं या कल्चर में नहीं, डाइवर्सिटी हर चीज़ में पाई जाती है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मिट्टी में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और यह कोई डिफरेंस नहीं है, यह तो कलरफुल बनना है। कलरफुल मतलब और एस्थेटिक्स बनना है। तो हमारा जो भारत है वो हमेशा से, चाहे विचारों में डाइवर्सिटी हो, चाहे वेशभूषा में डाइवर्सिटी हो, चाहे रहन सहन में डाइवर्सिटी हो, हर चीज़ के डाइवर्सिटी को भारत ने एक्सेप्ट किया है और इसको सेलिब्रेट किया है। भारत में विचार के तौर पर कभी भी मतभेद नहीं हुआ है, कभी भी युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन वेस्ट में जो युद्ध हुए हैं वो हमेशा बिलीफ के तौर पे हुए हैं। वेस्ट का जो पिछले 2000 सालों से जो वेस्ट में युद्ध हो रहे हैं वो सिर्फ इसी बात पे युद्ध हो रहे हैं कि जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं उस चीज़ में तुम क्यों नहीं बिलीव करते हो। सिर्फ इस बात पे वेस्ट के लोगों ने कई लोगों का कत्ल किया है। अब वो लोग अगर भारत में आएंगे, जो भारत की डाइवर्सिटी है उसको देखेंगे तो उनको तो डिफरेंस लगेगा ही। तो यही बात है। यूरोप में सिर्फ क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए वहाँ के मिशनरीज़ ने 60 लाख से ज़्यादा महिलाओं को उस समय मारा था, जिसको वो चुड़ैल कहते थे। अभी भी 1-1.5 साल पहले पोलैंड में एक फॉसिल मिला, एक कंकाल मिला महिला का, जिसके छाती में सरिया डाला हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रूटैलिटी किस हद तक रही होगी महिलाओं के प्रति। और वो वेस्ट फेमिनिज़म की बात करते हैं। हमारे देश में फ्रीडम सबको बराबर तौर पे था। हमारे कल्चर में तो फेमिनाइन डिवाइन को भी हम पूजा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज़ों ने जो एजुकेशन सिस्टम देश में स्थापित किया था, तो आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट बना देश में, उनको सबसे पहला ये काम करना चाहिए था कि हमारा स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए था। लोगों को भारत को देखने का, भारत को परसीव करने का नज़रिया भारतीय होना चाहिए। लेकिन यह हुआ नहीं। लोग भारत के लोग ही भारत को यूरोपियन व्यू से देखने लग गए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। और लोग भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को प्राउड तो करते थे, लेकिन उसको समझ नहीं पाते थे गहराई में। और 2014 के बाद ये जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है एनडीए का, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है कि भारत के लोग
भारतीय नज़र से भारत को देखें, जो हमारा पुरातन संस्कृति है, जो हमारा ज्ञान है, इस चीज़ों पे जोर दिया, क्योंकि यही फ्यूचर है। विश्व का भविष्य हिंदू ही है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पे विश्व की शांति स्थापित हो सकती है। पूरा कोशिश कर लिया है कि पीस कैसे लाया जाए, लेकिन हर कोशिश में वो असफल रहे, क्योंकि उनका रास्ता ही गलत था। उनके लिए पीस एक आइडियोलॉजी है, उनके लिए पीस एक विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलोसॉफी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे मतभेद करके अगर आप पीस लाएंगे तो वो कभी भी संभव नहीं है। पीस केवल इंक्लूसिवनेस के आधार पर ही लिया जा सकता है, कि अगर आपका जो विचार है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारा विचार है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये भावना लोगों में आ जाए, खास करके वेस्ट के लोगों में, तो पीस स्थापित हो जाएगी। तो जो मोदी जी ने लोगों को अपने देश पे, अपने राष्ट्र पे, अपने संस्कृति पे गर्व करना सिखाया है, इस चीज़ से लेफ्ट इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए वो मोदी जी को ये बात तो डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं पब्लिक में, तो वो गाली देते हैं या कुछ अलग फेक नैरेटिव वो बिल्डअप करते हैं। ये वही लोग हैं जो 1947 में टेबल पर बैठ करके भारत के टुकड़े कर रहे थे। मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया गया भारत के ही ज़मीन पे, और 1947 के बाद सिर्फ 7 सालों के बाद 1954 में नेहरू ने वक्फ एक्ट जैसे कानून लाए, और जो भारत में मुसलमान थे उनको बोला इस एक्ट के तहत कि जो ज़मीन आपको लगता है कि वक्फ एक्ट को बिलोंग करता है उसको हड़प लो और बदले में हमको वोट दे देना। तो ये खेल चलता रहा देश में 2014 तक, और 2013 में भी कांग्रेस जाते जाते दिल्ली के 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सीधा गिफ्ट कर दिया। और 1995 में उन्होंने उसी में वक्फ एक्ट कानून को अमेंडमेंट करते हुए उसमें एक प्रोविज़न लाया कि अगर किसी वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये लैंड या ये प्रॉपर्टी किसी का भी, चाहे नॉन मुस्लिम भी हो, अगर उसको लगता है कि उसका है, तो वो सीधा उस पर क्लेम कर सकता है। और जिसका वो प्रॉपर्टी था वो ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना हाई कोर्ट जा सकता है, वो वक्फ बोर्ड के ही ट्राइब्यूनल में जा कर के अपना प्रूव करेगा कि ये प्रॉपर्टी या लैंड हमारा है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं। तो आप समझिए कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स का लेवल कांग्रेस ने किस हद तक खेला है इस देश में। जो लोग इस भूमि को अपनी माँ की तरह मानते हैं, तो क्या वो इस देश को, इस राष्ट्र को विभाजित होने देते? यह वही लोग हैं जो आज़ादी के समय ढोंग रचते थे कि हम आज़ादी का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह सत्ता के भूखे लोग थे। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए था, और उसके बदले में यह किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे, या देश को बेचने के लिए भी तैयार थे। इन्होंने टुकड़ा तक कर ही दिया। और जब इस बात का खुलासा हो रहा है, लोगों को इसके प्रति जागरूकता फैल रही है कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया देश के साथ, 1984 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ, तब इन लोगों को दर्द होता है इस बात का कि लोगों के बीच ऐसी बातें क्यों फैल रही है। ये चीज़ तो दबा हुआ था, और सिर्फ इसी संस्कृति में ताकत है जो पूरे विश्व को शांति के मार्ग पे ला सकता है। क्योंकि इस संस्कृति में कभी भी वैचारिक तौर पे युद्ध नहीं हुआ है, कभी भी पंथ के तौर पर युद्ध नहीं हुआ है। और वेस्ट के जो लोग जो सिर्फ विचार के आधार पर लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, कई लोगों को बेघर किया है, वो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो चूँकि नरेंद्र मोदी इनके सारे कारनामों से पर्दा उठा रहे हैं, और इनका जो करतूत है, उनके जो मंसूबे हैं, उस पर पानी फेरते जा रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लेफ़्ट एक्सट्रीमिज़म है उसको ख़त्म किया जाएगा इस थर्ड टर्म में, 5 सालों में। तो इस बात को लेकर के उनको और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी नहीं बने देश का प्रधानमंत्री, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए। वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, उनके बस का है नहीं। अगर वो एक लीडर होते, उनके पास कैपेबिलिटी होती, तो कांग्रेस को ही संभाल लेते हैं। इलेक्शन प्रधानमंत्री बनना या इलेक्शन जीतना तो दूसरा बात है, वो कम से कम अपने पार्टी को तो सशक्त रखते, अपने पार्टी को तो लीड करते हैं। जो व्यक्ति अपने पार्टी को, अपने कुछ लोगों को जोड़ नहीं पाए, वो देश कैसे चला सकता है? ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये बात वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी सशक्त नहीं है, उनके पास एबिलिटी नहीं है,
लेकिन उनके पास जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए वो फड़फड़ा रहे हैं, किसी तरह से चाहते हैं कि यह व्यक्ति हट जाए और कोई भी आ जाए इसके बदले, जहाँ पे हम थ्राइव कर सकें। तो इनके बीच जो इशू है या इनका जो मुद्दा है वो इनके एग्जिस्टेंस का मुद्दा है, ना कि इनको देश का कोई परवाह है। अगर देश या राष्ट्र इनके लिए कंसर्न होता तो पिछले 70 साल से बहुत कुछ कर चुके होते।